हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। पीईटी का सिलेबस भी जारी हो चुका है, यानी आपके सामने अभी के तौर पे दो बड़ी परीक्षाएं हैं जो आपके भविष्य को सुनहरा कर सकती हैं। यूपीएसआई और क्या, पीईटी। इन दोनों में, ठीक है, संविधान का अपना एक अलग महत्व है, ठीक है। भारतीय संविधान को समझने की प्रक्रिया में, जहां मैंने आपको पिछले क्लासेस में कुछ में आपको बताया था कैसे पुनर्गठन हुआ, कैसे राजा जो है ये सारी रियासतें भारत का हिस्सा बनी, कौन सा राज्य कब बना, 1962 में कौन सा राज्य बना, सिक्किम कैसे भारत का हिस्सा बना, इन सभी चीजों को हमने समझ लिया था, ठीक। उसके बाद मैंने आपको संविधान की विशेषताएं भी बताई कि क्या है वो विशेषताएं जो भारतीय संविधान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताती है। कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, ये सारी चीजों को जान लिया था। आज जो है इसी के तहत भाग 1 की बात करेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें वर्णन किया गया। भाग 1 का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ और राज्य क्षेत्र कहता है। अब ये दो टर्म्स आ गए, संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है इसका मतलब, इसको जानेंगे, ठीक है। कैसे? 3 पार्टों में इसका व्याख्या की गई। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। याद रखिए क्या लिख रहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है। पहली चीज तो ये जान लीजिए, भारत के दो नाम, एक भारत और दूसरा इंडिया, ठीक है। यानी हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ठीक है, ये सब जो है संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। भारत के प्राचीन नाम हम जानते हैं, आर्यावर्त था, जम्बूद्वीप था, हिंदुस्तान है, ठीक है। ये प्राचीन नाम, इनका उल्लेख संविधान में नहीं। संविधान में दो नामों का उल्लेख है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अब देखिए, जब प्रारूप समिति ने इस बात पर, यानी कि संविधान का निर्माण हो रहा था, इस सोचा गया कि संघ शब्द लें या परिसंघ लें। दुनिया के अधिकतर देशों ने परिसंघ शब्द लिया, भारत ने लेकिन संघ शब्द को अपनाया। क्यों? संघ शब्द जो भारत के संविधान की विशेषता है कि यहां पर कोई भी राज्य और भारत एक समझौते का परिणाम नहीं है, इसकी व्याख्या करता है। शक्तियों का विभाजन कुछ इस तरह से हुआ है कि संघीय व्यवस्था राज्यों के संघ के रूप में दिखती है, अर्थात कोई राज्य चाह कर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक राज्य भारत से ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, वे अपनी सीमा के बदलाव के लिए या संसद ऐसा कुछ कर सकती है, परंतु कोई राज्य चाह कर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य और अब यह राज्य में कौन है कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो सब कुछ जो पहली अनुसूची में दर्ज रहेगा, ठीक है। जैसे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वे हमारे क्या, राज्य और राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तीसरा कह रहा है राज्य क्षेत्र। ये राज्य तो समझ गए, ये राज्य क्षेत्र में क्या है? राज्य क्षेत्र इस बात की व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए, जब संघ कहेंगे तब राज्य आएंगे, उसमें स्टेट्स आएंगे। जब राज्य क्षेत्र कह देंगे तो स्टेट्स भी होगा, यूटीज भी होगी, साथ ही वे क्षेत्र भी जो भविष्य में कभी भारत का हिस्सा बन सके, वे भी शामिल हो जाते हैं, ठीक। इसलिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ राज्य क्षेत्र। देखें, राज्यों की राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, यानी कि भविष्य में जो कभी भारत का क्या बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं, उनकी भी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 1 की पूर्ण व्याख्या है, जो इस बात से ज्यादा स्पष्ट होती है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, नॉट परिसंघ, ठीक है। क्या है? संघ है, यूनियन नॉट फेडरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 2 का संबंध, ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से है, ठीक। देख लेते हैं क्या कह रहा है अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
ये अधिकार किसको मिला? तो संसद ऐसी विधि या निर्बंधन या शर्त लगाकर किसी नए राज्य को प्रवेश दिला सकती है या किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। तो इसमें दो तरह के अधिकार मिले हुए हैं। पहला क्या है? नए राज्यों का प्रवेश कर सकने का। ठीक, ये उनके लिए है जो पहले से राज्य हैं, यानी कि वे राज्य जो अस्तित्व में हैं उनकी बात हो रही है। दूसरा क्या है? नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, जो अभी राज्य नहीं है उनकी भी क्या कर सकेगा? स्थापना कर सकेगा। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना की बात कर रही है। अब देखिए, वे ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जो भारत का हिस्सा नहीं है, बाद में उन्हें भारत का हिस्सा बनाया जाए, वे भी इनमें आते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट संसद को अधिकार मिला हुआ है, ठीक, कि वह नए राज्यों का प्रवेश करवा सकती है। ठीक है, संसद को ये अधिकार किसको मिला है? संसद को अधिकार, ठीक, कि नए राज्यों का प्रवेश कर सके। तो प्रवेश किसका होगा? जो राज्य पहले से अस्तित्व में है। और दूसरा, नए राज्यों की क्या हो सकेगी? स्थापना हो सकेगी। ठीक है, ठीक ठीक, एक नए राज्य को संघ का क्या बनाया जा सकेगा? हिस्सा बनाया जा सकेगा। ठीक है, ये सारी जो है, ठीक, अधिकार किसमें मिला? अनुच्छेद 2 में मिला है। बात करें अनुच्छेद 3 की, ठीक, किस अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? नए राज्यों का निर्माण, ठीक, सीमा में परिवर्तन, ठीक है, काट छाट, ठीक, नाम में परिवर्तन आदि। ठीक है, अब इसके तहत देखिए क्या क्या अधिकार मिल रहा है। इसके तहत जो अधिकार मिल रहा है, पहला अधिकार तो ये है कि जो संसद है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों की कुछ भागों को मिलाकर या 2 राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से, याद रखिए हम लिख नहीं रहे, आप समझ जाइएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के किसी भाग या 2 राज्यों को ही मिलाकर किसी नए राज्य का क्या कर सकती? निर्माण कर सकती है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि जो है, ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकेगी। ठीक है, यानी कि उसका विस्तार कर सके। तीसरा, घटा सकेगी। चौथा, सीमा में परिवर्तन यानी काट छाट भी कर सकेगी। और पांचवा, नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, जैसे कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया। ठीक है, ये सारा अधिकार अनुच्छेद 3 किसको देता है? संसद को देता है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 3 उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से संघ का हिस्सा है। अनुच्छेद 2 उनसे संबंधित नहीं था, वे संघ का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अनुच्छेद 3 उन राज्यों से संबंधित है जो संघ का हिस्सा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार को काटकर झारखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश को काटकर, ठीक, छत्तीसगढ़ बना दिया गया, आंध्र प्रदेश को काटकर तमिलनाडु बना दिया गया। तो ये सारा कुछ किसके तहत हो रहा? अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा। तो 1, 2, 3, अब 3 की ये जो बात है, यह अमेरिका और भारत में विशेष अंतर लाती। भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कोई राज्य जो है वो नष्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन संघ नष्ट नहीं हो सकता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है। राज्य, 2 राज्य मिलकर नया राज्य बन सकते हैं, इनके अंदरूनी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन संघ में बदलाव नहीं होगा। जबकि अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 की व्याख्या है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भाग 1 अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 की हमने पूरी व्याख्या किया। ये इसे पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है, सभी पॉइंट्स को, ठीक है, जो आपकी यूपीएससी और पीईटी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे व्यूज भी बढ़े। ठीक है, सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। ठीक है, इससे और ज़्यादा मैं वीडियो ला सकूं और ताकि आपके पीईटी और यूपीएससी तक के सिलेबस को सामान्य अध्ययन वाले सभी पोर्शन को मैं यानी मनीष कुमार सिंह, ठीक है, जो पिछले 7 वर्षों से टीचिंग सेक्शन में एक्सपीरियंस रखता हूँ,
ठीक, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करवा सकूँ। धन्यवाद।